अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद रजा, आपका केमिस्ट्री टीचर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अहमद साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस के बारे में बात की थी, जिसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हमारे पास बायो केमिस्ट्री, हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमने डिस्कस की थी। आज केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे वो हमारे पास है जियो केमिस्ट्री। सबसे पहले अगर इस टर्म को देखा जाए, जियो केमिस्ट्री, इसका क्या मतलब होता है? तो जियो जो है इसका मतलब होता है जमीन, इसका मतलब होता है अर्थ। तो जियो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो यह है कि द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स, इसको हम क्या कहते हैं? जियो केमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि जमीन के अंदर कौन सा एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है, कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है और कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है, ये केमिकल कंपोजिशन कहलाती है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो अर्थ सरफेस है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो 47% पाई जाती है, सिलिकॉन जो है वो 28% पाई जाती है और जो एल्यूमिनियम है वो 7.8% पाई जाती है। तो ये जमीन में तीन एलिमेंट्स इतनी इतनी मिकदार में पाए जाते हैं। तो हमने इन एलिमेंट्स के बारे में भी बताया और ये कितनी मिकदार में पाए जाते हैं ये भी बताया। तो ये हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज के ये एलिमेंट्स कैसे आते हैं, कहां से हासिल होते हैं। और उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स क्या चीज होती है? बेटा, जो भी चीज जमीन की सतह के नीचे से हमें मिलती है, जमीन के सरफेस को खोद के हम उसको हासिल करते हैं, उसको हम मिनरल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे हम जमीन की सरफेस के नीचे से पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, जिसमें पेट्रोल भी, डीजल भी, मिट्टी का तेल भी और ये सारी चीजें शामिल होती हैं। हम जमीन की सतह के नीचे से लोहा निकालते हैं, हम जमीन की सतह के नीचे से गोल्ड निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, नमक निकालते हैं। तो ये सारे के सारे मिनरल हैं। इवन के पानी निकालते हैं तो ये सारे मिनरल कहलाते हैं। तो हम उन मिनरल्स के बारे में भी पढ़ते हैं और वो मिनरल्स के सोर्सेज क्या हैं, वो मिनरल्स हमें कहां से हासिल हो सकते हैं, ये सारा कुछ हम जियो केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जियो केमिस्ट्री की आज के दौर में एप्लीकेशंस क्या हैं, तो जियो केमिस्ट्री की पहली एप्लीकेशन है मिनरल एक्सट्रैक्शन, यानी जमीन की सतह के नीचे से मिनरल्स को कैसे निकाला जा सकता है, एक चीज। और दूसरे नंबर पर जियो केमिकल मैपिंग, ये हमारे पास इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। अब जियो केमिकल मैपिंग क्या होती है? बेसिकली जियो केमिकल मैपिंग के अंदर जो जियो केमिकल केमिस्ट होता है वो एक खास एरिया में जाते हैं जहां पर ये पता होता है कि यहां से हमें गैस मिल सकती है, पेट्रोलियम मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है, सिल्वर मिल सकता है या कोई भी और मिनरल हमें मिल सकता है। वहां पर ड्रिलिंग की जाती है, बोरिंग की जाती है और वहां से ये देखा जाता है कि कौन सा मिनरल कितनी मिकदार में मौजूद है। यानी ऐसा ना हो कि वहां पर किसी मिनरल के शवाहिद मिले कि यहां पर ये मिनरल मौजूद है, लेकिन वो मिनरल इतनी कम मिकदार में हमारे पास मौजूद हो कि हमारी जितनी कॉस्ट हुई है उस मिनरल को निकालने में, उससे ज्यादा अगर उसके ऊपर खर्चा हो जाए तो फिर हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जियो केमिकल मैपिंग में सबसे पहले उस एरिया में जाया जाता है, वहां पर जाके ये देखा जाता है कि वो मिनरल कितनी मिकदार में मौजूद है, क्या उसका निकालना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। दूसरे नंबर पे ये देखा जाता है कि उसकी अगर ड्रिलिंग करनी है या कोई उसके अंदर हमने कोई गार बना के जाना है या किसी भी तरह से उसके अंदर जाना है, तो वो कौन सा प्रोसेस उसके अंदर होना चाहिए। फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि उस इलाके से अगर आप किसी भी चीज को निकालते हैं तो उसकी वजह से
इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं और ये सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं। तो अगर हम जियोकेमिकल मैपिंग की बात करें, इसकी स्टेटमेंट की बात करें, तो जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशन, इसकी कुछ एप्लीकेशन है। सबसे पहले नंबर पर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हम इसके अंदर हम अपनी इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट में कौन कौन से मिनरल हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कहां कहां पर वो मौजूद हैं, कितनी मिकदार में वो पाए जाते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट्री, हम जंगलात के बारे में इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारी अर्थ की सरफेस पे जंगलात हैं कहां कहां पर पाए जाते हैं, कितनी मिकदार में हैं और उन जंगलात से क्या बेनिफिट्स हम हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद मेडिसिनल रिसर्च, मेडिसिनल रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि वो जो जमीन की सरफेस के ऊपर जो जो भी केमिकल्स पाए जा रहे हैं, जो जड़ी बूटियां पाई जा रही हैं या इस तरह की कोई जो पौधे पाए जा रहे हैं, उनकी मदद से हम मेडिसिन कौन कौन सी बना सकते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर उसमें कौन सी डेवलपमेंट लाई जा सकती हैं, ये भी जियोकेमिकल मैपिंग के अंदर देखा जाता है। उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं जियोथर्मल हीट पंप्स। जियोथर्मल हीट पंप क्या होते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके इस टॉपिक के नीचे लिखी हुई है, उसके अंदर ये मौजूद है। इसमें होता यह है कि देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी मौजूद होती है, गर्मी पड़ती है। तो अब वहां पर क्या किया जाता है कि वहां पर जो जमीनी पानी है उसको इस्तेमाल किया जाता है गर्मियों में ठंडा करने के लिए अपने घर को, और जो सर्दियां हैं उसमें अपने घर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरह से, उसका तरीका ये होता है, देखिए सबसे पहले नंबर पे तो ये समझना जरूरी है कि जो जमीनी पानी है वो किस तरह से गर्म और ठंडा कर सकता है। जो जमीनी पानी होता है उसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर रहता है, मतलब आप अगर गर्मियों में मोटर चलाते हैं, पंप चलाते हैं तो ठंडा पानी आता है, हम उस ठंडे पानी से नहाना, ताजा पानी से नहाना बड़ा अच्छा समझते हैं। इसी तरह से जब सर्दियां होती हैं उसी पंप को चलाएं तो जो जमीन से पानी निकलता है वो गर्म पानी निकलता है। अब क्या जमीनी पानी का टेम्परेचर गर्मियों में ठंडा हो जाता है और सर्दियों में गर्म हो जाता है? ऐसा नहीं होता, बल्कि होता यह है कि उसका टेम्परेचर सेम रहता है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो सतह है, जमीन की सतह के ऊपर वाली जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर चेंज होता है। गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 45, 50 के अराउंड अबाउट टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन जो जमीनी पानी है उसका फर्ज कर लें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, वो उससे कम या ज्यादा नहीं होता। तो जब वो पानी जमीन की सरफेस से ऊपर आएगा तो हमें वो 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है वो ठंडा महसूस होगा। इसी तरह से जब सर्दियां आती हैं तो उसके अंदर जो हमारी इन्वायरमेंट है इसके अंदर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन जो जमीनी पानी है उसका टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि वो सूरज की इंटरेक्शन में, हीट की इंटरेक्शन में नहीं है। तो जब वो पानी ऊपर आएगा या सर्दी की इंटरेक्शन में नहीं है तो वो पानी जब ऊपर आएगा तो उसका टेम्परेचर अब भी 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 10 है, तो वो पानी अब हमें गर्म महसूस होगा। तो उस जमीनी पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब यहां पर जो जियोथर्मल हीट पंप होते हैं इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ये किया जाता है कि जो घर है उसकी दीवारों के अंदर ऐसी पाइप्स बिछाए जाते हैं जो कि हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जब सर्दियां होती हैं वो पानी जमीन की सरफेस से निकाला जाता है, वो गर्म होता है ऊपर वाले टेम्परेचर के मुताबिक, तो वो गर्म पाइप से हीट कमरे के अंदर, रूम्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, जिससे कमरे गर्म हो जाते हैं। सर्दियों में इस तरह से होता है। अब गर्मियों में क्या होता है कि ऊपर गर्मी है और वो जमीनी पानी निकाला है, वो डेफिनेटली ठंडा होगा, वो तो अपने टेम्परेचर पे है। तो उससे क्या होता है कि जब वो पानी उन पाइप्स के अंदर मूव करता है तो जो हीट है वो हमारे रूम से उन पाइप्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह से
हम क्या करते हैं कि गर्मियों में उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं और अपने कमरों को, अपने घरों को ठंडा कर लेते हैं, और सर्दियों में उसी पानी की मदद से कमरों को गर्म कर लिया जाता है। ये पाकिस्तान में तो उस तरह से ये सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ और कंट्रीज के अंदर, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस किया जाता है। ये जो जियोथर्मल हीट पंप्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर हम मेडिसिन्स के हवाले से बात करते हैं। मेडिसिन्स के हवाले से वो किस तरह से जी? अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन, इसके अंदर जो केमिस्ट है वो डिजाइन की करने की कोशिश करता है। उसके बाद सिंथेसाइज, बनाने की कोशिश करता है, किसकी? मेडिसिन और ड्रग्स की। वो मेडिसिन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो कि इंसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। अब यहां पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक हमारे पास है डिजाइन करना मेडिसिन को, दूसरे नंबर पर है सिंथेसाइज करना। जो केमिस्ट होता है वो सबसे पहले किसी भी मेडिसिन का केमिकल फार्मूला तैयार करता है। थ्योरेटिकली उसका केमिकल फार्मूला तैयार होता है, उसके बाद उस फार्मूला को बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। तो डिजाइन का मतलब होता है केमिकल फार्मूला को तैयार करना, और सिंथेसाइज का मतलब होता है उस केमिकल फार्मूला की मदद से दवाई को बना लेना, और वो दवाई बनाना जो कि इंसानों के लिए बेनिफिशियल होती है। किसी भी मर्ज के इलाज के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेशन में भी आ जाता है, इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर चार चीजें की जाती हैं। पहले नंबर पे डिस्कवर, किसी भी मेडिसिन को डिस्कवर किया जाता है। मतलब कोई भी एक दवाई है, कोई भी एक मर्ज है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले मेडिसिन को डिस्कवर किया जाता है। जैसा कि पहले शुगर थी, उसका कोई इलाज नहीं था, तो उसके लिए मेडिसिन बनाई गई। कोरोना आया, उसका कोई इलाज नहीं था, तो उसके लिए पहले नंबर पे मेडिसिन को डिस्कवर किया गया, मेडिसिन को इजाद किया गया, बनाई गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसकी डिलीवरी, उस मेडिसिन को बना लिया है, तो उस मेडिसिन को पेशेंट को देना किस तरह से है। वो आया कि वो इंजेक्शन के जरिए मेडिसिन देनी है, क्या उसकी पैलेट्स यानी उसकी गोलियां बनानी है, टैबलेट्स बनानी है, या फिर उसका कोई सिरप बनाना है, तो वो किस तरह से मेडिसिन पेशेंट को देनी है, वो किस तरह से उसके जिस्म के अंदर दाखिल होगी। तीसरे नंबर पर एब्जॉर्प्शन। अब वो मेडिसिन एब्जॉर्ब कैसे होगी? हम आमतौर पर सुनते हैं कि डॉक्टर ज्यादातर मेडिसिन में ये कहते हैं कि इसको पानी के साथ खाना, और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि इसको दूध के साथ लेना है। अब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि वाटर सोलुबल होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि फैट सोलुबल होती हैं। तो जो वाटर सोलुबल मेडिसिन है वो पानी के साथ ली जाती हैं, जो फैट सोलुबल मेडिसिन हैं वो दूध के साथ ली जाती हैं। तो ये देखा जाता है कि उन मेडिसिन को एब्जॉर्ब किस तरह से किया जाता है। और उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। अब वो मेडिसिन जब एब्जॉर्ब हो गई है हमारे मैदे में, तो अब वो हमारे जिस्म का हिस्सा किस तरह से बनती है। मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म को भी देखा जाता है कि वो हमारे जिस्म का हिस्सा किस तरह से बनती है और वो टारगेट एरिया तक किस तरह से पहुंचती है। तो ये जो चार चीजें हैं ये हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखी जाती हैं। मसलन उस किसी भी दवाई को बनाना किस तरह से है, बनाने के बाद मतलब डिस्कवर करना है, डिस्कवर करने के बाद दूसरे नंबर पर उसको किसी भी पेशेंट को देना किस फॉर्म में है, तीसरे नंबर पे वो मेडिसिन उसके जिस्म में एब्जॉर्ब किस तरह से होगी, और चौथे नंबर पर वो उसके जिस्म का हिस्सा किस तरह से बनेगी और उसके बेनिफिशियल रिजल्ट किस तरह से आएंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये देखी जाती हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है
वो है हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो जो है वो लफ्ज खला से है। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की बेसिकली वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम खला के बारे में पढ़ते हैं, हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स and ions recurring in space and interstellar spaces। वो मॉलिक्यूल या आइंस जो कि स्पेस के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, स्पेस के अंदर पाए जाते हैं, या फिर इंटरस्टेलर स्पेस में पाए जाते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है? स्पेस मतलब तो खला है। इंटरस्टेलर स्पेस ये होती है कि सितारों के दरमियान में जो खाली जगह है वहां पर कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और कौन से आयंस पाए जाते हैं, ये हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा इन दिस डिसिप्लिन, अब ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। एप्लीकेशन ये यहां से स्टार्ट होती है। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी दी अबंडेंस। हम ये देखते हैं अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कि कौन सी चीज कितनी मिकदार में है, एक दूसरे के लिहाज से वो कितनी मिकदार में पाई जाती है। एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशंस। मतलब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा एटम, मॉलिक्यूल या आयन यूनिवर्स में कितनी मिकदार में पाया जाता है। कौन सा एटम, आयन या मॉलिक्यूल यूनिवर्स में कितनी मिकदार में पाया जाता है। और जब ये एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जब रेडिएशन के इंटरेक्शन में जाते हैं, शुआओं के रेस के इंटरेक्शन में जाते हैं, तो इनके साथ क्या होता है ये भी हम समझते हैं। तो ये सारा कुछ एस्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे के अंदर पढ़ा जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में सबसे पहले नंबर पर हमने देखा जियोकेमिस्ट्री क्या होती है, फिर हमने देखा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और जियोकेमिकल मैपिंग क्या होती है। उसके बाद हमने देखा जियोथर्मल हीट पंप्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं घरों को ठंडा और गर्म करने के लिए। उसके बाद हमने देखा मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है, कि मेडिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट किस तरह से दवाइयों को डिजाइन करते हैं, फिर उनको बनाते हैं, फिर उनको डिलीवर करते हैं, और फिर किस तरह से वो दवाइयां काम करती हैं। और जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट होते हैं वो किस तरह से ये सारे के सारे काम को सरअंजाम देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो स्पेस में मॉलिक्यूल या आयंस मौजूद होते हैं वो कितनी मिकदार में कौन सा आयन या मॉलिक्यूल मौजूद होता है और उनके आपस में क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनकी जब रेडिएशन से इंटरेक्शन होती हैं तो वो किस तरह से होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।